फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। बाल विकास और बचपन में जो आपकी नेक्स्ट बुलेट है वह है विविध विधियों के माध्यम से बच्चों को समझना। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों को समझना ही जरूरी क्यों है, हम बच्चों को समझ ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को समझ ही क्यों रहे हैं, शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु। मतलब आप किस प्रकार का वातावरण दोगे, अगर आपकी कक्षा में जिस प्रकार के बच्चे होंगे उस प्रकार का आप बच्चों को वातावरण दोगे, उस प्रकार का आप TLM शिक्षा सूत्र, शैक्षिक सूत्र आप इसके अंदर लिखोगे, शैक्षिक सूत्र TLM शैक्षिक सूत्र, और तीसरा सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत जो होते हैं उनका प्रयोग करोगे। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करोगे आप शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को समझते हैं। और क्यों समझते हैं, जिस कारण हम लोग क्या कर सकें, शैक्षिक वातावरण बना सकें। और शैक्षिक वातावरण के अंदर हम बच्चों को, हमें पता चल सके कि किस प्रकार का हमें TLM अपनी क्लास में लाना है, किस प्रकार के शिक्षण सूत्र हमने यूज़ करने हैं और किस प्रकार का शिक्षण सिद्धांत हमने अपनी क्लास में प्रयोग करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको वो समझ में आए। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं। जब आपने कभी भी पाठ्य योजना बनाई होगी तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप पहले बच्चों को समझोगे, उसके बाद पाठ्य योजना बनाओगे कि आपकी क्लास में किस प्रकार के बच्चे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड हों, हो सकता है बच्चे कुछ प्रतिभावान हो। जब आपने समावेशन का बिंदु पढ़ा होगा तो कक्षा में हर प्रकार के बच्चे होते हैं। उन सब बच्चों को समझने के बाद हमें पाठ्य योजना बनानी है। तो यहाँ पे आप चौथा लिख सकते हो, पाठ्य योजना निर्माण हेतु। पाठ्य योजना निर्माण हेतु हम क्या करते हैं, बच्चों को समझते हैं। शैक्षिक वातावरण के अंदर आपके 4 बुलेट्स आएंगी। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा हेतु। 1986 से ही बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी गई है। जो 1986 है वहीं से आपकी बात की गई है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसको लागू करना है। उसके बाद हमारे पास 1986 NEP आई थी। उसके बाद 1993 में यशपाल कमेटी आई थी जिसने बोला था शिक्षा बिना बोझ। कौन सी आई थी, यशपाल कमेटी आई थी, शिक्षा बिना बोझ, शिक्षा बिना बोझ की कमेटी आई थी जिसने ये बात कही थी कि बाल केंद्रित शिक्षा करनी है। मतलब अगर आप बच्चों को तभी तो आप बाल केंद्रित शिक्षा कर पाओगे जब आप क्या कर पाओगे, बच्चों को समझ पाओगे। तो इसलिए बच्चों को समझना जरूरी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बच्चों को समझना जरूरी है। बच्चे की रुचियाँ किन किन क्षेत्रों में हैं, उन रुचियों को जानने के लिए बच्चों को समझना जरूरी है। बच्चों की रुचियाँ तो जान ली, अब बच्चों में क्या होती है, कुछ कुछ क्षेत्रों में कमियाँ होती हैं। मतलब जिनको वो शायद उनको उस चीज़ का ज्ञान ढंग से ना हो, शायद हम अपनी पढ़ाई उसको ढंग से ना दे पा रहे हो। तो त्रुटि के कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं, उन त्रुटियों के क्षेत्र को समझना, चाहे वो त्रुटि हमारे अंदर हो, चाहे वो त्रुटि किसी कारणवश हम बच्चे को दे रहे हों या बच्चे में आ गई हों, उनको समझना ज़रूरी है। तो इनको समझने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं, उन विधियों को जानते हैं। सबसे पहले आपके पास अवलोकन। सबसे पहले आपके पास अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो दो तरीके से हम देख पाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से देखना। मतलब प्राकृतिक रूप से देखना और अप्राकृतिक रूप से देखना, मतलब कृत्रिम रूप से देखना। प्राकृतिक रूप से देखना होता है बच्चा कुछ भी खुद कर रहा है, आप CCTV कैमरा बने हुए हो, CCTV कैमरे से आप बच्चे को देख रहे हो, तो प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हो, ठीक है। वहीं आप बच्चे के साथ क्या करते हो, ये क्या है आपके अप्रत्यक्ष रूप से देखना। जब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को किसी CCTV कैमरे से देख रहे हो, तो ये क्या है आपके प्रत्यक्ष रूप से देखना। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखना। प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, आप बच्चे के साथ उस चीज़ में घुल मिल गए हो और फिर बच्चे का अवलोकन कर रहे हो, वो हो गया प्रत्यक्ष रूप से। अब जो हमारे पास प्राकृतिक होता है और अप्राकृतिक होता है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब बच्चा जो खुद कर रहा है, बच्चा खुद कुछ ना कुछ कर रहा है, क्लास में बैठा हुआ है, बच्चा खुद कुछ ना कुछ कर रहा है, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक वस्तुओं के साथ कर रहा है। दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम में क्या होता है, आप बच्चे को एक वातावरण निर्माण करते हो कि बच्चा इस वातावरण में कैसा कैसा बिहेव करेगा। जैसे आपने वातावरण कर दिया है, किसी बच्चे ने कोई पेंसिल चोरी कर दी है, अब आपका बच्चा किस प्रकार का बिहेव कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम वातावरण में अवलोकन करना। वहीं प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन करना, बच्चा जहाँ पे है जैसे है उस प्रकार से उसका अवलोकन करना। इसके बाद आती है समाज नीति। समाज नीति को हम क्या करते हैं, हम बच्चे का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, कोई बच्चा अपनी कक्षा में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है बच्चे का, उसको जानते हैं। इसको जानने के लिए हमारे टाइम पे हमारे सर द्वारा कुछ इस तरीके से करवाया गया था कि
बच्चों को हम सब मतलब जो बच्चे थे उन सबको एक पेपर दिया गया। उन पेपर में अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लिखने के लिए दिया गया कि जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। पूरी क्लास में से किया गया। उसके बाद एक जाल टाइप का बनता है, जैसे किसी एक बच्चे का नाम ए का नाम 2 लोगों ने लिख दिया, वहीं जो सी का नाम है, जो ये डी है, इसने लिख दिया। इस प्रकार से एक जाल टाइप का बनता है। इसमें हमें पता चलता है कि बच्चे का कक्षा में सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है। हो सकता है कोई बच्चे का नाम, जैसे कोई बच्चा जेड है, उसका नाम किसी ने लिखा ही ना हो सकता है जो ए है उसका नाम 5 लोगों ने लिख दिया हो। तो इसका प्रभाव हम जान सकते हैं किस प्रकार से पड़ रहा है। क्या पता ये बच्चा डोमिनेंट भी हो सकता है। अगर मतलब अच्छे दोस्तों के लिए बोला है तब तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर डोमिनेंसी में आ गए तो कई बार डोमिनेंट भी हो सकता है। बच्चों की ऐसे में गैंग बन जाती है कि ए, बी और सी ने आपस में एक दूसरे का नाम बनाया, मतलब इन्होंने एक बीच में क्या बना दी, गैंग बना दी है। आपस में ही रह रहे हैं, इनकी और सामाजिक दायरा या फिर इनके और दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। तो समाज नीति में इस प्रकार हम समाज नीति को करते हैं। और समाज नीति का होता क्या है, किसी भी बच्चे का सामाजिक पहलू को जानना, उसका प्रभाव जानना, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है उसका किसी एक ग्रुप में, उसको जानने के लिए हम समाज नीति का प्रयोग करते हैं। पत्रिकाएं आती हैं बच्चों को जानने के लिए। आपको पता है बहुत सारे जनरल्स होते हैं जिनमें बच्चों के बारे में जानकारी दी होती है। उन पत्रिकाओं को पढ़ के आप बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। रिकॉर्ड्स होते हैं स्कूल में, जैसे हमारे पास रिपोर्ट कार्ड होती हैं, इस प्रकार के पोर्टफोलियोज होते हैं, उससे हम लोगों को बच्चों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसमें कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड मतलब होता है बच्चे के सारे शैक्षिक व अशैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा, ठीक है। और एनीकेडोटल रिकॉर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का ये समझ लो एक पन्ना है, किसी बच्चे ने किसी खास दिन में, किसी नॉर्मल दिन में कुछ खास काम कर दिया। जैसे एक बच्चे ने पेंसिल चोरी करी, मतलब चोरी नहीं, बच्चे के एक दिन पहले बैग में पेंसिल आ गई। अब बच्चे पे ये रीज़न था, ये भी था कि अपने पास पेंसिल रखे। दूसरा उसने क्या किया, दूसरे दिन मैम के पास जाके बोल दिया कि मैम गलती से कल मेरे बैग में पेंसिल आ गई थी, ये पेंसिल जिसकी होगी आप क्लास में दे दो। तो बच्चे ने यहाँ पे ऑनेस्टी का व्यवहार दिखाया है। तो शिक्षक क्या करेगा, डेट वाइज उस पूरी की पूरी जो सिनेरियो है, पूरी की पूरी जो बात है उसको लिखेगा। तो ये होता है एनीकोडोटल रिकॉर्ड के बारे में। इसके बाद आपके पास है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, आप किसी बच्चे के बारे में जानते हो। कैसे जानते हो, उस बच्चे के द्वारा नहीं जानते हो, उस बच्चे के आसपास जो भी समुदाय, जैसे अगर आप प्राइमरी की बात करते हो तो प्राइमरी में आप भोजन माता से पूछ सकते हो, उसके और भाई बहन हैं उनसे पूछ सकते हो, समाज से पूछ सकते हो, मतलब उसकी मम्मी से, दादी से, दादाजी से, उस बारे में पूछ सकते हो। यदि कोई बच्चा, ज़्यादातर पहले ये सभी लोगों के लिए मतलब होता था, अभी ज़्यादातर मंदबुद्धि बालकों के लिए होता है प्रयोग, पर आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। किसी भी बच्चे के जो भी समस्या है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। और जो ये विधि है ये क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक होती है। दोनों आप निदान करते हो कि बच्चा, हमेशा क्या करते हो आप उस परेशानी की, अगर बच्चा ए को मतलब बी को डी लिख रहा है तो कोशिश करते हैं कि उसके, मतलब ये तो बहुत छोटी समस्या हो गई, जैसे कोई बच्चा कक्षा में बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, मे भी इसको ADHD वाली दिक्कत हो, अटेंशन जो होता है वो सिंड्रोम हो, जो बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, उसके कारण हो, क्या पता। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उसके परिवार से बात करोगे, उन परिवार की प्रॉब्लम्स को जानोगे। उसके बाद जो उसकी मूल बुनियादी समस्या है, केस स्टडी में आप वहाँ पे तक पहुँचते हो और उसका निदान, मतलब निदान मतलब होता है किसी बीमारी को जानना, बीमारी या फिर किसी परेशानी को जानना, ये परेशानी है क्या। उसके बाद उसको उपचारात्मक होता है, उसका उपचार करना। और निदानात्मक की और बारे में ही हमको जीन प्याजे ने कहा था कि किस किस प्रकार से आप किसी चीज़ का निदान कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। अब इंटरव्यू होते हैं 2 तरीके के, जैसे आपने, एक होता है प्लान्ड, जहाँ पे आप क्वेश्चन पहले से प्लान करके जाते हो कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। दूसरा होता है अनप्लान्ड, जो आप एट अ सिचुएशन, एट अ कंडीशंस के हिसाब से आप क्या करते हो, क्वेश्चन का निर्माण करते हो। इंटरव्यू है ये। इसके बाद लास्ट है आपके पास प्रश्नावली। प्रश्नावली में किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आयर। आप कुछ क्वेश्चन तैयार करके ले जाते हो और बच्चे को क्वेश्चन थमा लेते हो और उस बच्चे को बोलते हो इस क्वेश्चन पे आप टिक मारो अगर आपको लगता है। मे बी इसमें आप रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हो, आप रेटिंग स्केल का ही यूज़ कर सकते हो। और एक और है चेकलिस्ट। हाँ, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर आप रेटिंग स्केल की आप किस हिसाब से रेटिंग दे रहे हो, और दूसरा कर सकते हो आप चेकलिस्ट का, हाँ या ना में भी हो सकता है। चेकलिस्ट होती है आपकी, आपने यहाँ आगे लिखे रहते हैं जो जो पॉइंट्स होंगे, और इसमें लिखा रहता है यस और लिखा रहता है नो। तो बच्चे को अगर वो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आप बोलोगे बच्चों को आपको खाने में फास्ट फूड पसंद है या नहीं, तो
बच्चे को पसंद होगी तो यस करेगा, नहीं होगी तो नो करेगा। ऐसे आपके क्वेश्चंस लिखे रहते हैं बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में आप बच्चे को 5 की रेटिंग दे देते हो तो बता देते हो कितना पसंद है। रेटिंग हम ये भी दे सकते हैं, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा या बहुत अच्छा। इसमें भी बच्चा रेटिंग करता है कि मुझे अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जो भी है सब बता देगा। ये था केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना, बुनियादी कारण का जानना। अब जो हमारे पास समाज नीति थी उसमें क्या था, या फिर सोशियोमेट्रिक था, वो था पॉजिटिव नेगेटिव लिंक्स बिटवीन द पीपल इन द ग्रुप। इस तकनीकी का प्रयोजन समूह में व्यक्ति विशेष के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए होता है। इसका नेक्स्ट बुलेट है आपके पास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कारक। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कारक भी कह सकते हैं एक एस्पेक्ट में। हाँ, उसके बाद जैविक कारक मतलब जो आपके बायोलॉजिकली आपके अंदर आ चुके हैं। अब वो बायोलॉजिकली आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपके आंखों का कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा हम लोग कह सकते हैं बालों का टेक्सचर, जो आपके बाल हैं वो बाद में आप चेंज कर रहे हो कलर के हिसाब से, पर वो आपके पेरेंट्स से आपके पास वो टेक्सचर आ चुका है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है जीन्स, जो आपके पेरेंट्स से जीन आए हैं, जीन्स आए हैं, आपकी आंखों के लिए जीन्स आए हैं, आपके बालों के लिए जीन्स आए हैं। कुछ कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स के हैं वही आपके होंगे, तो ये भी आपको प्रभावित कर सकता है। दूसरा आपके पास गुणसूत्र, आपके कैसे क्रोमोजोम्स हैं। अब क्रोमोजोम्स के कारण आपको पता है बहुत सारी ऑटोसोमी वगैरह, आपके पास सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हेमोफीलिया जैसी बीमारी हो जाती हैं। आपकी आयु किस प्रकार है, ये भी आपका जैविक कारक है। और आपकी रुचियां किस प्रकार की हैं, ये रुचियां बाद में जो चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले जो आपकी होती हैं वो कुछ कुछ रुचियां आपकी पेरेंट्स से आपके पास आ जाती हैं। जैविक कारक को आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन जो हमारे पास मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक होते हैं उनको हम बदल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक में कहा जाएगा बच्चे को अंदर डर हो सकता है, किसी चीज़ को लेके भय हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। थकान, बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो, जब बच्चे का विकास हो सकता है उसको थकान हो जिस कारण वो पढ़ नहीं पा रहा हो। मानसिक योग्यता, आप चाह रहे हो कि बच्चे की जो विकास क्रम है उस विकास में बच्चा, अगर अभी हमारा 1 साल का है और बच्चा पढ़ दे सारी बातें, तो ये हो नहीं सकता है। तो मानसिक योग्यता किस प्रकार है वो बच्चे को प्रभावित करती है। बीमारियां, अगर बच्चे को कोई बीमारी लग चुकी है, मे बी बीमारी हेरिडिटी भी हो सकती है, यहाँ पे मतलब जीन्स के द्वारा भी हो सकती है, जैविक बीमारियां भी हो सकती हैं और बाद में लगने वाली बीमारी भी हो सकती है, ये भी बच्चे के विकास क्रम को प्रभाव करती है। अभिप्रेरणा कहते हैं ये एक आंतरिक फैक्टर है। अगर आपके पास आंतरिक अभिप्रेरणा है तो बच्चा का विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। बच्चे को साइकिल सीखनी है, अब बच्चे को आप बाहर से बोल रहे हो साइकिल सीख, अगर बच्चे को साइकिल नहीं सीखनी है वो कभी नहीं सीखेगा साइकिल। वहीं बच्चे का मन है कि मुझे सीखना है तो वो सीखेगा। जैसे अगर वही है नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर सुबह उठ के रनिंग पे जाना है, आपका दोस्त आपको कितने भी फ़ोन कर दे आप स्विच ऑफ करोगे, लेकिन अगर आपके अंदर से है कि मुझे जाना है रनिंग पे तो आप उसको खुद फ़ोन करोगे कि चल भाई रनिंग पे चलना। परिपक्वता, अब हेरिडिटी है, अगर आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हो 3 साल की उम्र में और बच्चा परिपक्व ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, बच्चे के हाथ का भी सूक्ष्म कौशल विकास हुआ ही नहीं है तो बच्चा लिख ही नहीं सकता है। ऐसे अगर आपको और कारक भी दिखते हैं तो आप और कारक भी लिख सकते हो। अब हमारे पास है वातावरणीय कारक, जिस वातावरण में बच्चा रहता है, ये तो आंतरिक कारक भी बोल सकते हैं इन दोनों को, जैविक और मनोवैज्ञानिक को। वहीं जो हमारे पास वातावरणीय कारक है उसमें क्या आ जाएगा, परिवार। आपका परिवार कैसा है, परिवार का प्रकार कैसा है, परिवार का अगर एकल है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, संयुक्त है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चे की शिक्षा की स्थिति कैसी, मतलब परिवार की शिक्षा की स्थिति कैसी है, परिवार कितना शिक्षित है उसका ही बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ता है। परिवार जागरूक है कि नहीं है, परिवार किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, वो सब का प्रभाव हमारे बच्चे के विकास क्रम पे पड़ता है। विद्यालय कैसे हैं, विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विद्यालय और समाज का जो कोरिलेशन होना चाहिए, अंदर संबंध होना चाहिए, वो है या नहीं है। विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं या नहीं होती हैं। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या है, ये सब प्रभाव करता है। बच्चे की बुद्धि को आप जैविक में भी डाल सकते हो और मतलब इसमें आंतरिक कारक में भी डाल सकते हो और बाह्य कारक में भी डाल सकते हो। बुद्धि का, क्योंकि दोनों का प्रभाव पड़ता है, आपके जीन्स का प्रभाव भी पड़ता है और आपके वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। आप बच्चे की बुद्धि है
तो कह सकते हैं आईक्यू से भी बहुत ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा आईक्यू है उसका, लेकिन उसको वातावरण ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व का कैसा प्रभाव पड़ता है आपको पता है। व्यक्तित्व को समझाने के लिए ऑलपोर्ट ने भी और हमारे पास कार्ल युंग ने भी बहुत सारे तरीके के, हिपोक्रेटस ने बहुत सारे तरीके से बताया है कि आप किस किस तरीके से व्यक्तित्व का क्या होता है निर्माण होता है। इसमें भी क्या होता है, वातावरण का इफेक्ट भी पड़ता है। ये जो दोस्त हैं, ये जो दो हैं आपके, ये तीन हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व और जन्म क्रम, इसका आप कह सकते हो वातावरण में भी प्रभाव पड़ता है और आपके जैविक में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप ये दोनों में लिख सकते हो, क्या तो जैविक में भी आप लिख सकते हो और वातावरण में भी आप इसको लिख सकते हो। जन्म क्रम मतलब होता है बच्चे का नंबर कौन सा है अपने भाई बहनों में, अगर वो सबसे छोटा है तो मे भी उस पर क्या ना हो इतना प्रभाव, इतने ढंग से पेरेंट्स उसकी देखभाल ना करें, हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं कह रही हूँ वाली बात, कि कई बार क्या होता है जो बच्चा छोटा होता है उस पर ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं वहाँ, जबकि सबसे पहला बच्चा जो घर में होता है उसकी पालन पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समाज, किस प्रकार का समाज है, समाज का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है, समाज का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, समाज की संस्कृति कैसी है, समाज आपस में सहयोग करता है या नहीं करता है, तो ये सारा समाज का प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास क्रम पे। जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है विकास का मतलब इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम लोग कहेंगे फिजिकल अपीयरेंस पे, तो जो हमारे बर्फ़ में रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट थोड़ा सा छोटी होती है, उनके गाल में थोड़ा रेड रेड होता है, तो जलवायु का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चे के विकास क्रम पे। पोषण, संतुलित पोषण देना है बच्चे को जिसके कारण उसका विकास अच्छे ढंग से हो सके। बच्चे को खेल में मतलब शारीरिक गतिविधियाँ आपको बच्चे को करानी है। यदि बच्चे के पास पोषण है, अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो चुका है तो उसका विकास क्रम रुक जाएगा, वहीं पे ही उसका विकास नहीं होगा। तो ये जो पीछे मैंने बोली आपकी बातें, समाज कैसी की उसकी दृष्टिकोण कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी, उसकी संयोगी प्रवृत्ति है या नहीं है, शिक्षा कैसा है, ये सब उस पर निर्भर करता है बच्चे के विकास पे। विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक वातावरण है कि नहीं है, व्यवहार कैसा है विद्यालय का बच्चे के प्रति, विद्यालय के कर्मियों के प्रति कैसा व्यवहार है आपस में, और विद्यालय का समाज के प्रति कैसा व्यवहार है, सब ध्यान देता है बच्चे के विकास क्रम को प्रभाव करने में। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए विद्यालय में। परिवार की स्थिति कैसी है, होता है अगर परिवार बहुत अमीर है या परिवार बहुत गरीब है या फिर परिवार मिडिल फैमिली है तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। किसी बच्चे के पास लैपटॉप कंप्यूटर पहले ही आ जाता है, किसी बच्चे के पास थोड़ा लेट में आता है तो उसका प्रभाव पड़ता है उसके विकास क्रम पे। प्रकार कैसा है, एकल है या संयुक्त है। विकास की शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा है मतलब बच्चे जो परिवार के मेंबर्स हैं वो बच्चे के विकास क्रम पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको उस विकास की शिक्षा है कि नहीं है, कि इसके बाद इससे पहले नहीं करवाने, इससे बाद नहीं करवाने, परिपक्वता का ज्ञान है कि नहीं, पालन पोषण किस तरीके से वो बच्चे का कर रहे हैं और जागरूकता है या नहीं है, इसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है। तो ये आपके पास था विकास का परिचय या फिर विकास के परिप्रेक्ष्य में जो आपके पास बाल विकास और बचपन में है। गुड लक आपको आपके कल के पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।